नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है। एक रोटी खाकर कांता देवी जी ने जैसे ही रोटी के डिब्बे में से दूसरी रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो बहू दीपा आंखों को बड़ी करके बोली, शर्म कर शर्म। ये सुनते ही कांता देवी जी अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और एक रोटी खाकर ही उठ जाती हैं। कांता देवी जी की बहू उनके साथ कितने दिन से ऐसा व्यवहार कर रही थी। उनको थाली में एक रोटी रख देती, रोटी का डिब्बा उनके पास ही रख देती थी और कांता देवी जी के पास ही बैठ जाते थे। जैसे ही कांता देवी जी दूसरी रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाती थी तो दीपा उनको कहती थी, शर्म कर शर्म। देखने वाले तो यही देखते हैं कि बहू ने तो रोटी का डिब्बा भी सास के पास रखा हुआ है, जबकि बहू सास को दूसरी रोटी खाने के लिए नहीं देती थी। कांता देवी जी मन महसूस कर वहां से उठकर अपने कमरे में आ जाती हैं। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी और बहू ने सही से खाना खाने नहीं दिया। खाना कम मिलने की वजह से धीरे धीरे कांता देवी जी में कमजोरी आ रही थी। अब उनसे भूख भी बर्दाश्त नहीं होती थी। बहू घर में कोई अच्छी चीज बनाती तो वह भी अपनी सास को नहीं देती थी। कांता देवी जी अपनी बहू के इस व्यवहार से तंग आ चुकी थी। आज उन्हें बहुत रोना भी आ रहा था और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। कांता देवी जी अपनी चारपाई पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी। तभी कांता देवी जी की नज़र अपनी चारपाई के सामने पड़ी। चारपाई नीचे रखे संदूक पर पड़ी। कांता देवी जी ने अपने आंसू पोंछे और उस संदूक को घसीटकर बाहर निकाला और उसे अपनी चारपाई पर लाकर रखा। उन्होंने अपने छोटे से पर्स में से चाबी निकाली और संदूक में लगा हुआ ताला खोला। ताला खोलने पर उन्हें सबसे ऊपर फोटो एल्बम नजर आई। उन्होंने एल्बम को बाहर निकाला और एक एक करके वह फोटो देखने लगी। उनके अतीत की पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। कांता देवी जी के पति के देहांत को 2 साल हो चुके थे। कांता देवी जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम विशाल है। दोनों बेटों की सरकारी नौकरी है। बड़े बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ बेंगलोर में रहता है और जबकि कांता देवी जी इंदौर में अपने छोटे बेटे के साथ रहती हैं। वह इंदौर में ही नौकरी करता है। विशाल की पत्नी का नाम शिल्पी है। विशाल के 2 बच्चे हैं, चिंटू और रिंकू। कांता देवी जी का बड़ा बेटा करण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साल में 1 बार ही घर आता था और माँ को फ़ोन भी 1-2 बार महीने में करता था। विशाल की पत्नी रेखा अपनी सास के पास कभी फ़ोन तक नहीं करती थी, कभी अपनी सास का हालचाल जानने की कोशिश भी नहीं करती थी। ससुर के देहांत के बाद बड़े बेटे बहू ने कांता देवी जी को अपने साथ ले जाने की कोशिश नहीं की, वरना कांता देवी जी अपने बड़े बेटे के पास भी रह सकती थी। कांता देवी जी दोनों बेटों के लिए अब बोझ समान थी। वह अब अपने बच्चों के व्यवहार से तंग आ चुकी थी। कांता देवी जी के पति गोविंद जी की इतनी कमाई नहीं थी। कांता देवी जी ने कुशल गृहिणी बनकर तिनका तिनका जोड़कर यह घर बनाया था। कांता देवी जी की गाय रखती थी और उसका दूध बेचकर घर का खर्च चलाती थी। वह गोविंद जी की कमाई बचाकर रखती थी। वे एक कमाई बचाती थी और एक कमाई में घर खर्च चलाती थी। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही वह गोविंद जी की कमाई खर्च करती थी। जो घर उनके सास ससुर ने उनको दिया था वह बहुत छोटा और कच्चा सा घर था। अपनी मेहनत, समझदारी और सूझबूझ से कांता देवी जी ने एक बड़ा सा घर ले लिया। कांता देवी जी और गोविंद जी ने दोनों बच्चों को भी अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़ाया था। दोनों बच्चों की अच्छी नौकरी लग चुकी थी। जब दोनों बच्चों की नौकरी लग गई तो कांता देवी जी दोनों बच्चों का विवाह कर दिया। दोनों बेटों और बहुओं का व्यवहार तो पहले ठीक ही था, परंतु जब से गोविंद जी का देहांत हुआ था तब से दोनों बेटे और बहुएं अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए थे। यह सब कुछ तो कांता देवी जी झेल ही रही थी, परंतु कुछ दिनों से शिल्पी उनके साथ जो व्यवहार कर रही थी वह उनकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। विशाल को भी अपनी पत्नी के इस व्यवहार की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसका ऑफिस घर से काफ़ी दूर था। वह सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाता था और रात को देर से आता था। जिस दिन ऑफिस की छुट्टी होती थी उस दिन आधा दिन पढ़कर
सोता था, कुछ अपना ऑफिस का काम करता था और फिर पत्नी और बच्चों के साथ बाहर घूमने के लिए निकल जाता था। कांता देवी जी घरेलू महिला थी। अपनी सूझबूझ और समझदारी से उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया था, परंतु वह इतनी सीधी भी नहीं थी कि किसी के अत्याचार को चुपचाप से सह सके। परंतु बच्चों के सामने माँ बाप हथियार डाल ही देते हैं। कांता देवी जी एल्बम को देखते देखते रोती रहती है, अपने पति को याद करती रहती हैं। अपने पुराने फोटो देखकर उन्हें याद आता है कि एक जमाने में वह क्या थी और आज उनकी बहू ने उनकी क्या हालत कर दी है। अपने पति और अपनी पुरानी फोटो देखकर कांता देवी जी के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। वे मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लेती हैं कि अब मैं अपने बच्चों का अत्याचार नहीं सहूंगी। इतने कष्ट सह सहकर हमने यह घर बनाया था और इसी घर में आज मेरी कोई इज्जत नहीं, मेरी रोटियां भी गिनी जाती हैं। यह सब कुछ अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे ही वे एल्बम देखकर बंद करते हैं तो उनकी नज़र घर के कागजात पर पड़ती है। घर उन्हीं के नाम पर था। कागजात देखकर कांता देवी जी की ओर हिम्मत आ जाती है और वह मन ही मन कहती है कि अब बच्चों को अक्ल ठिकाने लगाने का समय आ चुका है। कांता देवी जी एल्बम और कागजात संदूक में रखकर फिर से ताला लगा देते हैं और संदूक को फिर से चारपाई के नीचे रख देती हैं। अपने कमरे से बाहर आती हैं और घर से बाहर निकल जाती। अपने पड़ोस में अपनी सहेली मीना देवी जी के पास जाते हैं। मीना देवी जी उस समय अपने कमरे में बैठी हुई माला का जाप कर रही थी। कांता देवी जी को आता देखकर वह बहुत खुश हो जाती हैं। उनको अपने पास बैठा लेती हैं और उनसे पूछती हैं, क्यों बहन, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कुशल मंगल तो है? इस समय कैसे आना हुआ? यह पूछने पर कांता देवी जी कहती हैं, क्या बताऊं बहन, बहू ने तो दुखी कर रखा है। जब से भोजन करने बैठती हूँ तो एक रोटी खाने के बाद दूसरी रोटी खाने को नहीं देती। कितने दिन हो गए हैं बहू को ऐसा व्यवहार करते करते मेरे साथ। अब मैं थक गई हूँ उसके इस व्यवहार से। तुम तो सब जानती हो बहन, तुम्हारी और मेरी शादी आगे पीछे ही हुई थी। हमने अपने घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। घर का सारा काम करने के बाद, बच्चों का सारा काम करने के बाद 2-3 गायों का काम भी करना पड़ता था। सुबह 3 बजे उठकर तो गायों को घास डालना होता था, रोजाना नहलाना पड़ता था, दिन में कई बार पानी पिलाना पड़ता था। फिर सुबह शाम को दूध निकालकर उस दूध को बेचने भी जाना पड़ता था। बच्चों को हमने खाने पीने में, कपड़े लत्तों में, पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। इतने कष्ट सहकर तिनका तिनका जोड़कर हमने यह घर बसाए थे और आज हमारे ही बसे बसाए घर पर बेटा बहू कब्जा कर रखे हैं। हमें ही रोटी गिन गिन कर दी जा रही है। हमारे ही घर में हमारी ही कोई इज्जत नहीं। एक वो करण है, उसको तो जैसे किसी बात से मतलब ही नहीं। माँ कहाँ रह रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ मर रही है, उसे तो कोई परवाह ही नहीं। घर में हिस्सा मांगते हैं तो बड़ी जल्दी आ जाएगा, परंतु जिसका घर है उसे एक बार भी नहीं पूछता। माना सब कुछ बच्चों का ही है, लेकिन बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं तभी तो उन्हें सब कुछ मिलता है। बिना सेवा करे ही यह लोग सब कुछ पाना चाहते हैं। हमारे सास ससुर के पास क्या था? एक छोटा सा कच्चा सा घर। फिर भी हमने उनकी सेवा की, तब हमें जाकर वो घर मिला। उनके पास कुछ ना होता तब भी उनकी सेवा कर ही देते थे। हमें कुछ मिलता है या ना मिलता, परंतु आजकल के बच्चों को माता पिता की प्रॉपर्टी ही चाहिए, लेकिन उनकी सेवा करना ही नहीं चाहते। मीना देवी जी कांता देवी जी की ही हाँ में हाँ मिलाकर कहती हैं, हाँ बहन, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। यही तो आजकल हर घर में हो रहा है। हमारे साथ भी बेटे और बहुएं ऐसा ही व्यवहार करने लगे हैं। इन्होंने तो बेटों और बहुओं को धमकी तक दे दी थी कि घर से बाहर निकाल दूंगी। तब जाकर सारे बेटे लाइन पर आए। अब जाकर सारे बेटे और बहुएं सही चल रहे हैं। अब तो हम दोनों की सेवा भी करते हैं। इस पर कांता देवी जी उदास होकर कहते हैं, बहन, तुम्हें भाई साहब का सहारा है। भाई साहब ने सब कुछ ठीक कर दिया, पर मैं क्या करूं? अगर वो आज जीवित होते तो मुझे यह दिन देखना ना पड़ता। मेरे यह तो मुझे इस दुनिया में छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मुझे लगता था कि भगवान मुझे 2 बेटे दिए हैं, यह मेरा सहारा बनेंगे।
परंतु बच्चों तो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। मेरा तो कोई भी सहारा नहीं। अब तक मैं यह सोच रही थी कि मैं अकेली विधवा औरत कर भी क्या सकती हूँ, परंतु अब बस बहुत हुआ। अब मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगी कि अकेली विधवा औरत क्या क्या कर सकती है। जो औरत बच्चों को पैदा करके इस दुनिया में ला सकती है, वह सब कुछ कर सकती है। अब मुझे तो अपने बच्चों को सीधी लाइन पर खुद ही लाना पड़ेगा। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ बहन। मुझे तुमसे एक काम है। तो मीना देवी जी कहती हैं। कांता देवी जी को सांत्वना देते हुए कहती हैं, हाँ हाँ बताओ बहन, क्या काम है। मैं तुम्हारी हर तरह से सहायता करने के लिए तैयार हूँ। तब कांता देवी एक फ़ोन नंबर निकालकर मीना देवी को दे देती हैं और कहती हैं कि यह नंबर मेरे बेटे करण का है। इस नंबर पर फ़ोन करके कहो तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और तुम्हारा छोटा भाई विशाल तुम्हारा घर तुम्हारी माँ से अपने नाम लिखवा रहा है। अगर तुम्हें घर में हिस्सा चाहिए तो तुरंत आ जाओ, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मीना देवी जी कहती हैं, ठीक है बहन, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। मीना देवी जी की अपने पति के फ़ोन से करण को फ़ोन करती हैं और कांता देवी जी के सामने ही वह बातें कह देती हैं जो कांता देवी जी ने उनसे कही। यह सारी बातें सुनकर करण हैरान हो जाता है और मीना देवी जी से कहता है, बहुत अच्छा किया चाची जी, जो आपने हमें फ़ोन कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पत्नी और बच्चों सहित अभी निकलने की तैयारी करता हूँ। यह सुनकर मीना देवी जी फ़ोन काट देती हैं और कांता देवी जी को बताती हैं कि वह सुबह तक पहुँच जाएंगे। यह सुनकर कांता देवी जी मन ही मन आगे का प्लान तैयार करती हैं और मीना देवी जी की धन्यवाद करके अपने घर वापस आ जाती हैं। घर आकर कांता देवी जी अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगती हैं। गहराई में सोचते सोचते आंखों ही आंखों में कब रात गुजर जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। सुबह सवेरे उठते ही कांता देवी जी स्नान करती हैं, पूजा पाठ करती हैं और फिर किचन में जाती हैं। अपने लिए चाय बनाकर लाती हैं, आराम से चाय पीती हैं और चाय पीने के बाद किचन में ताला डाल देती हैं। बड़े बेटे करण के कमरे में भी कांता देवी जी ने ताला डाल दिया था। विशाल और शिल्पी अभी तक सो ही रहे थे। रविवार का दिन था, बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी और विशाल के ऑफिस की भी छुट्टी थी, इसलिए सब आराम से सो रहे थे। कांता देवी जी सबके उठने का इंतजार ही कर रही थी। कुछ समय बाद शिल्पी जाग जाती है और शौचालय में जाने के बाद मुंह हाथ धोती है और जैसे ही वह किचन में चाय बनाने के लिए जाती है और किचन खोलने की कोशिश करती है तो देखती है कि किचन में ताला है। यह देखकर शिल्पी के होश उड़ जाते हैं। गुस्से में तमतमा कर बोलती है, यह किचन में ताला किसने लगाया। कांता देवी जी आराम से बैठी हुई होती हैं। शिल्पी जब कई बार पूछ लेती है तो कांता देवी जी बड़े आराम से कहती हैं कि किचन में यह ताला मैंने डाला है। तो शिल्पी चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किचन में ताला डालने की। यह सुनते ही कांता देवी जी क्रोधित हो जाती हैं और तेजी से उठकर आती हैं। शिल्पी को 2 थप्पड़ खींच कर मारती है। शिल्पी जमीन पर गिर जाती है। कांता देवी जी कहती हैं, यह ऐसा वैसा हाथ मत समझना, मेहनत करके यह हाथ पत्थर के हो गए हैं। दोबारा बदतमीजी से बात की तो जमान खींच लूंगी। शिल्पी अपनी सास का यह रूप पहली बार देखा था। वह तो अपनी सास को बहुत सीधी सादी घरेलू गांव वाली समझती थी, परंतु उसे नहीं पता था कि कांता देवी जी इतनी सीधी सादी महिला भी नहीं थी कि जो बहू के अत्याचार चुपचाप सह ले। बाहर हंगामे की आवाज़ सुनकर विशाल भी उठ जाता है और बाहर आकर देखता है तो उसकी पत्नी अपने गाल को लेकर जमीन पर बैठी हुई है। विशाल पूछता है कि क्या हंगामा हो रहा है। सुबह सुबह तो कांता देवी जी ही उत्तर देती है, तू तो घर में रहकर ऐसा ही है जैसे हो ही ना। तेरी पत्नी मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है यह तो तुझे पता ही नहीं है। जब तूने ही कुछ नहीं किया तो अब मैं खुद ही इसे ठीक कर दूंगी। लेकिन माँ, हुआ क्या है यह भी तो बताओ मुझे। विशाल हैरान होकर पूछता है। तो कांता देवी जी कहती हैं कि पूछ अपनी पत्नी से कि मुझे एक रोटी से दूसरी रोटी खाने नहीं देती है। अगर मैं एक रोटी खाकर रोटी के डिब्बे में से दूसरी रोटी उठाने के लिए कोशिश करती हूँ तो मुझे कहती है कि शर्म कर शर्म, बहुत दिन हो गए हैं इसको मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करते करते। घर में कोई भी अच्छी चीज़ बनती है
तो वह मुझे नहीं देती। मेरे ही घर में मेरी रोटियां गिनी जाती हैं। अब मैं यह सब कुछ और नहीं सहन कर सकती। यह घर मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर बनाया था। इस घर पर तुम्हारा और कोई अधिकार नहीं है। यह रसोई भी जिस पर तेरी पत्नी अधिकार जमाती है, यह रसोई भी मैंने ही बनाई है। इसमें सारा सामान भी मेरा है। अपनी माँ के मुंह से यह सब बातें सुनकर विशाल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती है। वह तो बस अपने काम में व्यस्त रहता था। विशाल गुस्से में शिल्पी से पूछता है, शिल्पी, क्या माँ सच कह रही हैं? शिल्पी के मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकलती है। वह सिर झुकाए बैठी रहती है। विशाल समझ जाता है कि माँ सच कह रही हैं। विशाल को इतना गुस्सा आता है कि वह शिल्पी को बहुत जोर से झकझोर देता है और 2 थप्पड़ खींच कर मारता है। अभी यह सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी डोर बेल बजने की आवाज़ आती है। डोर बेल बजती रहती है तो विशाल अपने गुस्से को शांत करके दरवाज़ा खोलता है तो सुबह सुबह अपने बड़े भाई भाभी और बच्चों को देखकर हैरान रह जाता है। अरे भैया, आप सुबह सुबह से? सब कुशल मंगल तो है? आपने अपने आने के बारे में बताया भी नहीं। इस पर करण कहता है, तूने भी तो हमसे बहुत कुछ छुपा रखा है, तो हम तुझे कुछ क्यों बताएं? और यह कहकर करण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अंदर आ जाता है। शिल्पी अपने जेठ जिठानी को देखकर हड़बड़ा कर खड़ी हो जाती है। जैसे ही करण और रेखा अंदर आ जाते हैं तो सामने कांता देवी जी को सही सलामत पाते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे माँ, आप तो बिल्कुल ठीक हैं, हमें तो कुछ और ही पता चला था। इस पर कांता देवी जी कहती हैं, हाँ, तू तो मेरे मरने का इंतजार ही कर रहा था। तुझे लगा था कि तेरी माँ अब मरने वाली है, तो चलो घर का बंटवारा करके अपना हिस्सा ले लूँ। वैसे तो तुझे माँ की याद कभी नहीं आती, अब हिस्सा लेने की बारी आई तो तू बड़ी जल्दी आ गया। करण शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस पर कांता देवी जी कहती है, यह बात नहीं है तो और कैसी बात है? तुझे मीना से फ़ोन मैंने ही कराया था। तू और तेरी पत्नी कभी मेरा हाल चाल पूछते हैं कि माँ कहाँ जी रही है, कहाँ मर रही है? मैंने आज तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं तुम दोनों को बता दूँ कि मैं इस घर का क्या करने वाली हूँ। करण और रेखा की नज़र रसोई और अपने कमरे पर पड़ती है जिसमें ताला डाला हुआ था। वह दोनों कुछ समझ पाते। इतने में कांता देवी जी कहती हैं, तुम दोनों को मैंने कितने कष्ट सहकर पाला है, कभी तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, और आज तुम दोनों के लिए एक माँ की 2 रोटी भारी पड़ गई। जब तुम जैसी नालायक औलाद माँ को 2 रोटी नहीं दे सकती तो मैं तुम्हें अपना घर कैसे दे दूँ? जितना हमने तुम दोनों के लिए किया है, ना उतना जब तुम अपने बच्चों के लिए करोगे और वह तुम्हें 2 रोटी भी नहीं देंगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि हमने अपने माँ के साथ किया था। आज मैं अपने पूरे होशो हवास में यह ऐलान करती हूँ कि मैं आज से ही वृद्धाश्रम में जाकर रहूँगी और यह घर भी मैं वृद्धाश्रम के नाम कर दूँगी। यह सुनते ही दोनों बेटे और बहुओं के होश उड़ जाते हैं। दोनों बेटे एक साथ कहते हैं, माँ, ऐसा मत करो, हम तुम्हारे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। आज से हम आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। दोनों बहुएं भी कांता देवी जी के पैरों पर गिर जाती हैं। माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, पर ऐसा मत कीजिए। पर इस पर कांता देवी जी कहते हैं कि मेरी एक शर्त है, वह तुम दोनों को माननी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी वह शर्त मान ली तब मैं यह घर तुम दोनों को दूंगी, नहीं तो यह घर मैं वृद्धाश्रम के नाम कर दूंगी। तो बेटे पूछते हैं कि माँ, क्या शर्त है आपकी? तो कांता देवी जी कहती हैं कि मेरी पहली शर्त यह है कि तुम दोनों मुझे महीने में खर्चा दोगे, और दूसरी शर्त यह है कि तुम लोगों को मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मेरी मर्जी के खिलाफ तुम दोनों कोई भी काम नहीं करोगे। जो भी काम करोगे वह मुझसे पूछ कर ही करोगे, और मेरा जब भी मन करेगा मैं छोटे के साथ रहूँगी और जब भी मन करेगा तो बड़े के साथ रहूँगी। और तुम्हारी पत्नियों को मुझे इज्जत देनी होगी और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। अगर मेरी यह शर्त तुमको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं आज ही वृद्धाश्रम चली जाऊँगी। दोनों बेटे और बहुएं एक ही सुर में कहते हैं कि माँ,
हमें आपकी शर्त मंजूर है। यह सुनकर कांता देवी जी को खुशी हो जाती है। जाकर किचन और करण के कमरे में से ताला खोल देती हैं और दोनों बहुओं से कहती हैं कि जाओ जाकर अच्छा सा नाश्ता तैयार करो सबके लिए। यह सुनते ही दोनों बहुएं किचन में चली जाती हैं। कांता देवी जी करण और विशाल से कहती हैं, नाश्ता करके ही तुम दोनों मेरे कमरे की सफाई करोगे। ठीक है माँ, आपका हुक्म सर आंखों पर। आज से हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। दोनों माँ को एक साथ कहते हैं और अपनी माँ के पास बैठकर माँ को अपनी बाहों में भर लेते हैं। यह देखकर कांता देवी जी भावुक हो जाती हैं और उन्हें अपने वे 2 छोटे नन्हे नन्हे बच्चे याद आ जाते हैं। कांता देवी जी दोनों बेटों को अपनी बाहों में भर लेती हैं और रोने लगती हैं। माँ को रोता हुआ देखकर दोनों बेटे भी रोने लगते हैं और कहते हैं, मत रो माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम सब कुछ भूल गए थे कि तुमने हमारे लिए कितने कष्ट सहे। हमें नादान बच्चे समझकर माफ़ कर दो माँ। कांता देवी जी रोते हुए कहती हैं कि एक माँ अपने बच्चों से कभी नफरत नहीं कर सकती, चाहे बच्चे कैसे भी हों। तुम दोनों को सीधी राह पर लाने के लिए ही मैंने यह सब किया है। अगर तुम मेरा दिल खोल कर देख सकते तो तुम्हें पता चलता कि मेरे दिल में तुम लोगों के लिए कितना प्यार है। पर अफसोस कि मैं तुम्हें अपना दिल चीर कर नहीं दिखा सकती। दोनों बहुएं नाश्ता बनाकर जब बाहर लाती हैं और देखती हैं कि तीनों माँ बेटे रो रहे हैं तो ये भाव विभोर दृश्य देखकर उनके हृदय के अंदर भी ममता जाग जाती है। दोनों बहुएं भी भावुक हो जाती हैं और रोने लगती हैं। कांता देवी जी के पैर पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि माँ, हमें भी माफ़ कर दो। हम भी माँ हैं। अगर हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। यह पीड़ा वाकई में बहुत दुखदाई है। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। आज के बाद हम आपको कभी भी किसी शिकायत का मौका नहीं देंगे। कांता देवी जी दोनों बहुओं को अपने पैरों से उठा लेती हैं और अपने सीने से लगा लेती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो। अब शिल्पी और रेखा बिल्कुल बदल गई थी। अब दोनों बेटे हर महीने कांता देवी जी को खर्चा देने लगे थे। कांता देवी जी भी कभी अपने बड़े बेटे के पास जाती और कभी अपने छोटे बेटे के पास रहने जाती। दोनों ही बहुएं अब कांता देवी जी की खूब सेवा करती थी। कांता देवी जी के दोनों बेटे भी अपनी माँ का सम्मान करते थे। अपनी माँ से पूछे बिना एक भी काम नहीं करते थे। कांता देवी जी ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से काम लेते हुए अपने परिवार को एक कर लिया था और अपने परिवार की समस्या को सुलझा लिया था। अगर सभी बच्चे अपने माता पिता को प्यार व सम्मान दें तो माता पिता को बुढ़ापे में कभी भी कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे। मेरी आपसे यही विनती है कि अपने माता पिता का दिल कभी मत दुखाएं, उन्हें कभी परेशान न करें। अगर आप उनकी मन से सेवा करेंगे तो वे दिल से आपको दुआएं देंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी एक माँ की कहानी, एक परिवार की कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी पर आपकी क्या राय है यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।